चंपावत के टनकपुर में सीएम धामी ने पर्यटक अतिथि गृह में कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए आए पहले दल से मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद सीएम धामी ने पहले दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा का दल अपने मुख्य पड़ाव टनकपुर से आगे निकल गया है। कल रात को ही श्रद्धालु का दल यहां पहुंच गया था। यात्रियों की सुरक्षा के लिए उनकी यात्रा अच्छी हो और किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए सभी प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं। ये अत्यंत कठिन यात्रा है जहां मौसम की स्थिति भी बनी रहती है और भूस्खलन के रास्ते भी हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे राज्य निगम के द्वारा सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। मैं सभी की यात्रा सफलता की कामना करता हूं। कैलाश मानसरोवर यात्रा का मुख्य पड़ाव, मुख्य केंद्र आज टनकपुर से ये यात्रा आज आगे निकल गई और कल रात्रि को ही कैलाश श्रद्धालु जो कैलाश दर्शन के लिए जा रहे थे उनका दल आ गया था और रात्रि को विश्राम करके आगे निकला है। सभी व्यवस्थाएं पूरी तरह से की गई हैं यात्रियों की सुरक्षा के लिए, उनकी यात्रा अच्छी हो, यात्रा में किसी प्रकार की परेशानी न हो, क्योंकि यात्रा अत्यंत कठिन यात्रा भी है। मौसम की चुनौती भी बनी रहती है, भूस्खलन के रास्ते भी हैं, लेकिन उसके बाद पूरा कुमाऊं मंडल विकास निगम के द्वारा राज्य का निगम सभी कैलाश यात्रियों को की गई है। यात्रा अच्छी हो, अच्छे प्रबंधों के साथ हो और बड़ा उत्साहपूर्ण माहौल है। सभी यात्री बहुत उत्साह से परिपूर्ण है। मैं सबकी यात्रा की सफलता की कामना करता हूँ। और मुख्यमंत्री धामी का खटिया में भाजपाइयों ने भव्य स्वागत किया। धामी सरकार के सफलतापूर्वक 4 साल पूरे होने पर जनता और जनप्रतिनिधियों ने ढोल नगाड़ों, छोलिया नृत्य और आतिशबाजी के साथ सीएम का भव्य स्वागत किया। कैंप कार्यालय में सीएम ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जहां हर कार्यकर्ता का सम्मान होता है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से पार्टी हित में काम करने की अपील की। इस दौरान लोगों ने सरकार के 4 साल पूरे होने पर बधाई दी है। तो वहीं सीएम धामी ने खटीमा के नगरा तराई क्षेत्र में खेत में धान की रोपाई कर किसानों के परिश्रम, त्याग और समर्पण को नमन किया है। उन्होंने कहा कि खेतों में उतरकर पुराने दिनों की यादें ताजा हो गई हैं। अन्नदाता न केवल हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, बल्कि वे हमारी संस्कृति और परंपराओं के संवाहक भी हैं। सीएम धामी ने समृद्ध सांस्कृतिक विरासत हुड़किया बॉल के माध्यम से भूमि के देवता भूमिया, जल के देवता इंद्र और छाया के देवता मेघ की वंदना की। मुख्यमंत्री के इस सांस्कृतिक जुड़ाव और कृषकों के साथ आत्मीय सहभाग ने क्षेत्रीय जनता को गहरे स्तर पर प्रेरित किया है। तो सीएम धामी की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर उन्होंने कृषि कार्य के माध्यम से एक संदेश दिया है कि किसान जो हैं वो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाते हैं और उन्होंने खुद ऐसा काम करके एक मिसाल पेश की है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि सीएम धामी खुद खेत में पहुंचकर महिलाओं के साथ धान रोपाई करते नजर आ रहे हैं। किसानों के श्रम को उन्होंने नमन किया है। सीएम धामी ने खुद खेत में पहुंचकर धान रोपाई की है, महिलाओं के साथ वो काम करते नजर आए और उन्होंने किसानों के श्रम को भी यहां पर नमन किया है। तो वहीं अस्थायी रूप से रुकी हुई केदारनाथ यात्रा अब शुरू हो गई है। यात्रियों को सुरक्षा बलों की निगरानी में पार कराया जा रहा है। बता दें कि रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ धाम की यात्रा जो बीते दिन छौड़ी गधेरे क्षेत्र में पैदल मार्ग बाधित होने के कारण अस्थायी रूप से रोकी गई थी, लेकिन अब फिर से सुचारू कर दी गई है। जिला प्रशासन एवं संबंधित एजेंसियों के समन्वय से मार्ग की बहाली के उपरांत यात्रियों की आवाजाही को पुनः प्रारंभ कर दिया गया है। सोनप्रयाग शटल पार्किंग क्षेत्र में गिरे बोल्डर एवं मलबे की सफाई के उपरांत मार्ग को यातायात के लिए खोल दिया गया है। प्रशासन की सतर्क निगरानी और सहयोग से केदारनाथ यात्रा पूरी तरह से शुरू हो चुकी है। जिला प्रशासन ने यात्रियों से सतर्कता बरतने और मौसम व मार्ग की स्थिति पर आधिकारिक जानकारी के अनुसार ही यात्रा करने की अपील की है।
तो केदारनाथ यात्रा पर लगी रोक अब हटा दी गई है, आपको बता दें कि और साथ ही साथ प्रशासन ने ये भी अपील की है कि आधिकारिक पुष्टि के बाद ही आप अपनी यात्रा को चालू करें। प्रशासन की तरफ से जो तमाम तरीके की बातें यहाँ पर की गई थी उनको ध्यान में रखते हुए ही अपनी यात्रा को सफल बनाए। मार्ग बाधित होने के कारण आपको बता दें कि यात्रा रोकी गई थी। फिलहाल अब यात्रा जो है वो खोल दी गई है। यात्रियों के लिए जो रोक इस पर लगाई गई थी वो हटा दी गई है। और पौड़ी जिले क्षेत्र चौबट्टा खाल विधानसभा क्षेत्र एकेश्वर ब्लॉक के पूर्व जिला पंचायत सदस्य सीमा सजवाड़ और नरेंद्र कनपुरिया ने ब्लॉक मुख्यालय में क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए अपना नामांकन दाखिल किया है। आपको बताते चलें, इससे पूर्व वर्ष 2014 से 2019 तक जहां नरेंद्र जिला पंचायत वार्ड 34 कोटा से जिला पंचायत सदस्य रह चुके सीमा सजवाड़ को पिछले चुनाव में एक तरफा जीत मिली थी। इस बार भी उनके पिछले कार्यकाल के आधार पर देखें तो उनकी जीत लगभग तय मानी जा रही है। कई प्रधान प्रत्याशियों ने नामांकन के दौरान बताया कि जो लोग गांव में ही रहते हैं उनको प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो पंचायत सदस्य के लिए नामांकन दाखिल किया गया है। आपको बता दें, पंचायत चुनाव होने हैं और ऐसी स्थिति में प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है। प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। एकेश्वर में कई प्रत्याशियों ने नामांकन भरा है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि वहां पर प्रत्याशी जो हैं वो नामांकन दाखिल करने के लिए वहां पर पहुंचे हुए हैं। पंचायत सदस्य के लिए ये नामांकन प्रत्याशियों ने दाखिल किया है। नमस्कार आप सभी को। मैं सीमा सजवाड़, निवर्तमान जिला पंचायत सदस्य। मैंने आज अपना नामांकन पत्र भर दिया है और जैसा कि आपने कहा कि मैं पिछले 5 साल मैं भी जिला पंचायत सदस्य रही हूँ और मैंने जनता के बीच रही हूँ। ऐसा नहीं कि मैं लोगों के सुख दुख में रही हूँ। आप क्षेत्र में अगर पूछेंगे मेरे बारे में तो सीमा सजवाड़ के बारे में प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक बच्चा और प्रत्येक बुजुर्ग मेरे ख्याल से जानता होगा। और कुछ कार्य थे जो रह गए और मेरी कोशिश रहेगी कि आगे जो 5 साल मुझे अगर जनता मुझे आशीर्वाद देती है अपना, तो जो कार्य मेरे रह गए हैं उनको पूर्ण करने की मैं पूरी कोशिश करूँगी। जी, मैं सुमन देवी जिला पंचायत से कोटा पंचू से लड़ने अपने क्षेत्र के विकास के लिए अपने गांव में रहूँगी। बाहर सभी गांव में जंगली जानवर का डर है और लोग वहाँ सिर्फ चुनाव देने के लिए गांव में आते हैं फिर बाहर चले जाते हैं, लेकिन हम तो यहीं रहते हैं गांव में, पुराना अपना वो है, तो इसलिए हमने कहा गांव के विकास के लिए हम महिलाओं को रोजगार, महिलाओं को और सभी तरफ से, हर तरफ से विकास के लिए सोचा। बिल्कुल, मैं इस बात से बहुत आश्वस्त हूँ कि मेरे क्षेत्र की जनता ने मुझे दोबारा आने का मौका दिया है और मैं 2014 से और 2019 तक मैं जिला पंचायत सदस्य रहा इस कोटा सीट से। और इस समय ये इस कोटा सीट पे कोई भी यहाँ का स्थानीय नागरिक यहाँ पे जिला पंचायत का भी चुनाव नहीं लड़ रहा है। मेरी पत्नी जिला पंचायत का चुनाव लड़ रही है और मैं बीडीसी का चुनाव इस क्षेत्र से लड़ रहा हूँ। नमस्कार भाई साहब, मैंने क्षेत्र पंचायत के लिए नॉमिनेशन किया है। मैं देखना चाह रही हूँ कि गांव में लोग बाहर से बहुत इंटरफेयर कर रहे हैं, तो ये गलत बात है। जो लोग गांव में रहते हैं उन्हें ही प्राथमिकता मिलनी चाहिए, जो कि ये सरल से गलत है। यदि सामान्य सीट आ रही है तो उसमें उसकी बेटियाँ, बहुएँ नॉमिनेट हो रही हैं और जो लोग गाँव में रहते हैं उन्हें कोई प्राथमिकता नहीं दी जा रही है, तो ये गलत है, सरासर गलत है ये। मैं ये कह रही हूँ क्षेत्र की जनता से कि इतना सबको सोचना चाहिए कि जो लोग गांव में रहते हैं उन्हें ही प्राथमिकता दें। अन्यथा यदि 5 साल पहले ही आप चुनाव में दिखे थे और 5 साल बाद ही चुनाव में दिखेंगे तो ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं वोट नहीं देना। मेरा नाम सलोनी है और मैं ग्राम सभा बोसाव से तल्ला से हूँ और अब की बार मतलब मेरा वो आ रखा है नाम, तो अब देखते हैं कि क्या विकास हो सकता है हमसे। मैंने अभी तो नॉमिनेशन किया है, तो अब देखते हैं हमसे क्या विकास होगा। पहले तो हमारे गांव में पानी की बहुत समस्या है,
बोसाल तल्ला में। तो पहले हम पानी की व्यवस्था करवाएंगे और खेती बाड़ी का काम करवाएंगे। मेरा है प्रधान पद के लिए पहले तो मैं समस्त अपने एकेश्वर ब्लॉक को प्रणाम करती हूँ और जितने भी यहाँ प्रतिनिधि आज उम्मीदवार खड़े हैं उनसे मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो भी चुनाव लड़े अपने गांव का विकास, अपने क्षेत्र का विकास। और जो महिलाएं हैं जो बाहर से भी अगर यहाँ लड़ रही है अपने क्षेत्र में, अपने ग्राम पंचायत में, तो मेरा यही कहना है उनसे कि जो प्रॉपर गांव में रह रहे हैं, पहले तो जनता आजकल वैसे जागरूक है, पर जनता का भी यही कहना रहता है कि हमारे गांव से ही उठे, जो बराबर अपने घर परिवार में रह रही है। और बड़कोट में 5 अगस्त तक व्यापक स्तर पर बड़कोट और इसके आसपास के क्षेत्रों में नशे के विरुद्ध अभियान चलाया गया है। बता दें कि अभियान की जानकारी देते हुए ब्रह्म कुमारी सुभद्रा बहन और ब्रह्म कुमारी ज्योति बहन ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य 12 से 50 की उम्र के बच्चों और वयस्कों को नशे से होने वाले गंभीर दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि इस अभियान में सामाजिक कल्याण विभाग, भारत सरकार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, भारत सरकार और शिक्षा विभाग उत्तराखंड सरकार द्वारा ब्रह्म कुमारी संस्था को विशेष रूप से नामित किया गया है, जिसके लिए संस्था ने LED वैन का निर्माण किया, जिससे विभिन्न ऑडियो वीडियो के माध्यम से सभी को जागरूक करने का काम किया जाएगा। तो लोगों को नशे के दुष्परिणामों से बचाने के लिए इस अभियान का आयोजन किया गया है। आपको बता दें, उत्तराखंड सरकार साथ ही साथ केंद्र सरकार भी इस अभियान में अपनी अहम भूमिका निभा रही है ताकि लोगों को नशे से मुक्त कराया जाए। क्षेत्रों में नशे के विरुद्ध अभियान इसलिए चलाया जा रहा है ताकि जो लोग नशे के आदी हो चुके हैं उन्हें निकालना है, लोगों को नशे के दुष्परिणामों से बचाना है ताकि उन्हें किसी भी तरीके की कोई बीमारी ना हो और वो नशा मुक्त की तरफ आगे बढ़ें और नशा ना करें। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के चलते जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड में मानसून पूरी तरह से सक्रिय है। अधिकांश इलाकों में उम्मीद के मुताबिक बारिश हो रही है। फिलहाल रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में ऑरेंज अलर्ट रखा गया है। इन जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। बाकी जिलों में 2-3 दिन से तापमान स्थिर बना हुआ है। तो वहीं बारिश को देखते हुए सभी स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है भारी बारिश के चलते। तो कई जिलों में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट यहां पर उत्तराखंड सरकार ने जारी किया है। कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है, इसको लेकर ये अलर्ट जारी किया गया। मानसून पूरी तरह से उत्तराखंड में सक्रिय है और इसी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जो है वो कई जिलों में जारी किया गया है। उत्तराखंड में भारी बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। कहीं नदियों का जलस्तर बढ़ा है तो कहीं भारी बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। लोगों को भारी परेशानियों का यहां पर सामना करना पड़ रहा है। मानसून के चलते लगातार प्रदेश में भारी बारिश हो रही है और जिसके चलते जनजीवन जो है वो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। उत्तराखंड में मानसून जारी है, इसी को लेकर आपको बता दें कि जो स्थानीय लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं भारी बारिश के चलते। कहीं पर सैलाब तो कहीं पर भूस्खलन जैसी खबरें भी निकलकर सामने आ रही हैं। मॉनसून सीजन शुरू होने के बाद जल भराव की समस्याओं को देखने के लिए देहरादून के मेयर सौरभ थपलियाल खुद स्थलीय निरीक्षण के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने देहरादून के प्रिंस चौक में जाम नालियों को तत्काल खोलने के निर्देश दिए। इस बीच सौरभ थपलियाल ने कहा कि रेलवे कॉलोनी के पास नाले के निस्तारण के लिए प्लान बनाने के भी निर्देश दिए हैं और यदि निगम अपनी क्षमता के आधार पर ही इसका हल कर सकता है तो करेगा, अन्यथा शासन का भी सहयोग लिया जाएगा। तो सौरभ थपलियाल ने स्थलीय निरीक्षण किया है। नाले बंद होने की समस्या को लेकर वो मौके पर पहुंचे और उन्होंने स्थलीय निरीक्षण किया। मेयर सौरभ थपलियाल ने ये सराहनीय कार्य किया। आपको बता दें कि स्थलीय निरीक्षण करके
लोगों को काफ़ी समस्याओं का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा था। जाम नालियों की तत्काल व्यवस्था को उन्होंने सुनिश्चित किया है कि अगर प्रशासन कदम उठाता है तो अच्छी बात होगी, ताकि लोगों को जो जाम नालियाँ हैं उनसे थोड़ी सी राहत मिल सके। नालियाँ जाम होने से कई तरीके की बीमारियाँ जो हैं वो भी पनपती हैं। अगर इस तरीके की स्थिति से निराकरण लोगों को मिल जाता है तो ये अच्छा होगा। देखिए, प्रिंस होटल जो चौक है, इस पे पानी का भराव हमेशा हर साल होता है और जो वहाँ पे सारे यात्री हैं उनको असुविधा का सामना करना पड़ता है, नागरिकों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। इसके मद्देनज़र हमने पहले भी वहाँ पे देखा था उस जगह पे, और कैसे फिर हमने कहा इसे अगर हम निगम स्तर पर ही इसका कोई निस्तारण कर सकते हैं तो इसके लिए हम लोग गए थे, सिंचाई विभाग के अधिकारियों को साथ लेके गए थे। तो वहाँ पे हमने देखा कि एक तो इसको सफा पूरा तरह अगर ये साफ़ हो जाए, इसका सिल्ट वगैरह सब निकाल दी जाए, तो उससे भी काफ़ी सुविधा इसमें प्राप्त होगी। इसके अलावा यहाँ से पीछे तक हमने देख के आए तो जो नाला है पीछे, अगर वहाँ तक हम इसको और ह्यूम पाइप जो हैं इनके माध्यम से अगर इसका जो जल है उसको अब निकासी का एक अच्छा सा एक वो निकाल सकते हैं तो वो भी बेहतर है। तो वहीं हरिद्वार में मुहर्रम को लेकर कोतवाली रानीपुर क्षेत्र के अंतर्गत एक शांति समिति बैठक का आयोजन किया गया। बता दें कि बैठक में ग्राम सुरक्षा समिति के सदस्यों और चौकी प्रभारी मौजूद रहे। इस अवसर पर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली रानीपुर ने बैठक में मौजूद सभी लोगों से मुहर्रम को शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण और अनुशासित वातावरण में मनाने की अपील की। साथ ही शासन प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों से अवगत कराते हुए सभी से अपेक्षा की गई कि वे पर्व को सकुशल संपन्न कराने में पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग करेंगे। इसके अतिरिक्त ताजिया जुलूसों को पूर्व निर्धारित मार्गों से निकालने और किसी भी प्रकार के अप्रिय या भ्रामक गतिविधि से बचने के लिए सभी को सतर्क रहने की सलाह भी दी है। और हरिद्वार के प्रवेश द्वार नारसन बॉर्डर पर एक दुकान की असली पहचान छुपाने का मामला सामने आया है। बता दें कि गुप्ता चाट भंडार नाम से संचालित इस दुकान पर जब श्रद्धालुओं ने खरीदारी के बाद स्कैनिंग की तो उसमें मालिक का नाम गुलफाम निकला। इससे न सिर्फ ग्राहकों में भ्रम की स्थिति बनी बल्कि धार्मिक भावना को लेकर भी नाराजगी देखी गई। कांवड़ यात्रा से पहले ही पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया था कि कोई भी दुकान या प्रतिष्ठान अपनी पहचान ना छुपाए। ऐसे में दुकान का नाम बदलकर काम करना कहीं न कहीं श्रद्धालुओं की आस्था के साथ धोखा माना जा रहा है। अब सवाल उठने लगे हैं कि आखिर धार्मिक यात्रा मार्ग पर ऐसी गतिविधियों की अनुमति किस आधार पर दी जा रही है। पुलिस की कार्रवाई में नाम छुपाने वाले अशोक कुमार गुप्ता को पुलिस ने हिरासत में लिया है। गुप्ता चाट भंडार के संचालक पर ये आरोप लगे हैं कि उसने पहचान छुपाकर दुकान संचालन का काम किया है। स्कैनिंग के दौरान इस बात का खुलासा हुआ और ये पूरा मामला आपको बता दें कि गुप्ता चाट भंडार से निकलकर सामने आया है, जिसका संचालन जो है वो गुलफाम करता है। पहचान छुपाने की यहाँ पर कोशिश की आरोपी ने और अब इसका खुलासा जो है वो हो चुका है। तो वहीं रुड़की के मंगलौर में चकबंदी विभाग में तैनात सहायक चकबंदी अधिकारी को विजिलेंस टीम ने 2000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बता दें कि सहायक चकबंदी अधिकारी प्लॉट के दाखिल खारिज को लेकर पीड़ित से रिश्वत मांगी थी, जिसके चलते चकबंदी विभाग के सहायक अधिकारी विनोद कुमार को विजिलेंस टीम ने मंगलौर चकबंदी विभाग के कार्यालय पर रिश्वत लेते धर दबोचा। घंटों की पूछताछ के बाद विजिलेंस टीम रिश्वतखोर चकबंदी अधिकारी को गिरफ्तार कर अपने साथ देहरादून ले गई। तो सहायक चकबंदी अधिकारी रिश्वत लेते यहाँ पर ये गिरफ्तार हुआ है। ये जानकारी जो है वो निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि विजिलेंस टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथ आरोपी को गिरफ्तार किया है। तमाम कार्रवाई की तस्वीरें आपके सामने हैं। मात्र 2000 रुपए की रिश्वत लेते अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है। तो वहीं उत्तराखंड शासन ने प्रशासनिक स्तर पर महत्वपूर्ण फेरबदल करते हुए 3 अधिकारियों की तैनाती में बदलाव किया है। शासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार 3 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नई जिम्मेदारी सौंपी गई है।
आदेश के अनुसार आईएएस अधिकारी रोहित मीना को अपर सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के पद पर तैनात किया गया है। वहीं उत्तराखंड सचिवालय सेवा के अधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी को अपर सचिव नियोजन विभाग के पद की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा संतोष बड़ोनी को अपर सचिव पशुपालन और मत्स्य विभाग के पद पर नियुक्त किया गया है। शासन ने स्पष्ट निर्देश भी दिए हैं कि सभी अधिकारी अपनी वर्तमान तैनाती से कार्यमुक्त होकर तत्काल रूप से नवीन तैनाती वाले विभाग में कार्यभार ग्रहण करें। और मुखवा में 5 मंदिर समिति गंगा पुरोहित सभा मुखवा वासी की अध्यक्षता में खुली बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बैठक में समिति का भी गठन किया गया। बता दें कि बैठक में कई वर्षों से जांगला मोटर मार्ग की मांग को लेकर प्रशासन और सरकार को ज्ञापन दिया गया था, जिससे कि अभी तक जांगला मोटर मार्ग की कोई सुनवाई नहीं हुई है। वहीं बैठक में चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला लिया गया। जांगला मोटर मार्ग का मुद्दा अब धीरे धीरे बढ़ता नजर आ रहा है। वहीं इस बार फैसला लिया गया है कि जंगला मोटर मार्ग नहीं तो चुनाव में वोट नहीं। एक ही मांग है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। हमारी वर्षों से अंग्रेजों के जमाने से जो रोड है आज तक नहीं बन पाई, जबकि इस रोड से जो है सैनिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और धार्मिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण। हजारों श्रद्धालु उस रोड से निकलते हैं। 1 फीट के रास्ते से जो है हम बहुत विकट परिस्थिति में उस रास्ते से गंगा मैया की डोली को लेकर जाते हैं। जब गंगा मैया की डोली बैसाख अक्षय तृतीया में खुलती है और जब माँ गंगा की डोली दीपावली के दूसरे अन्नकूट के दिन बंद होती है, तो उसी रास्ते से गंगा जी की डोली लेकर आते हैं। और हम लोग कैसे लाते हैं ये तो गंगा मैया जानती है या फिर ऊपर वाला परमात्मा जानता है। हमारे जितने भी पुजारी बंधु हैं, हमारे जितने भी ग्रामवासी नंगे पैर में आकर जो गंगा मैया की डोली जो है उसी रास्ते लाते हैं। जांगला मोटर मार्ग संघर्ष समिति का संघर्ष समिति बनी हमारी। इसमें हम लोग सब लोग चुनाव का बहिष्कार तब तक करते रहेंगे जब तक हमारी ये रोड नहीं बनी। और सरकार यदि कोई अड़चन लगाती है तो किसी प्रकार का अड़चन नहीं होना चाहिए। ऐसी ऐसी जगह 10-10 किलोमीटर रोड बनी, वहाँ कैसे एनजीटी ने वो दिया, पर्यावरण ने परमिशन दी और कई गांव में जो है वो रोड बन चुकी है। और हमारी ये रोड जो सीमांत है, हम लोग सीमांतवासी हैं और सीमांत तिब्बत बॉर्डर से हम लोग मिले हुए हैं। ये रोड सामरिक दृष्टि से हमारी फौज जो है जब भी बर्फ गिरती है तो इसी रास्ते से आती है।